ये कहानी है रामपुर गांव की हवेली की, जहां मोना जुड़वा बच्चों को जन्म देते ही चल बसती है। चंपा नाम की दाई एक बच्चे को अपनी बहन चमेली को दे देती है, क्योंकि चमेली एक बांझ औरत थी। वो बच्चे को छुपाकर अपने घर ले जाती है। तो वहीं चंपा मीना के पति रमेश को ये खबर देती है कि उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देते हुए ही चल बसी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रमेश बच्चे की देखभाल में दिन रात एक कर देता है, लेकिन बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हो पाती। तभी मुंशी रमेश को बच्चे की देखरेख के लिए अपनी बहन सविता से शादी करने की सलाह देता है। कुछ ही दिनों में मुंशी के कहने पर रमेश मुंशी की बहन सविता से शादी कर लेता है। देखो सविता, ये शादी मैंने मेरे बच्चे के लिए की है, लेकिन मैं तुम्हारी देखरेख, खाना पीना, इस सब चीज़ों में कोई कमी नहीं रखूंगा। बस तुम मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करना। मुंशी हमारा बहुत पुराना एक घर का सदस्य जैसा है। मुझे यकीन है कि तुम भी उसी की तरह एक अच्छी इंसान हो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किशन को बिल्कुल सगी माँ की तरह प्यार करूंगी और आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने ये कहकर मेरी परेशानी ही खत्म कर दी। ऐसे एक दिन किशन कमरे के बेड पर लेटा हुआ बहुत रोता है। उसकी आवाज सुनकर रमेश वहाँ आता है और देखता है कि सविता तो वहाँ है ही नहीं। वो कमरे में देखता है और उसकी नजर गेस्ट हाउस पर पड़ती है, जहाँ वो जाकर देखता है कि सविता वहाँ एक बच्चे को दूध पिला रही है। ये देखकर वो कुछ नहीं कहता और सविता पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, क्या करती है, तो उसे सविता के बारे में सारी बातें सच पता चल जाती हैं। एक रोज रमेश उसका पीछा करते हुए चुपके से घर में जाकर पहुंचता है। आप यहाँ कैसे? मुझे सब पता चल गया है तेरे बारे में। ये तेरे प्रेमी और तेरी औलाद है ना, जिसके लिए तू मेरे बेटे को अकेले रोता हुआ छोड़कर यहाँ आती है। नहीं नहीं, आप ना गलत समझ रहे हैं। तभी सविता का भाई मुंशी वहाँ पर आ जाता है। अरे जीजा जी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये बेचारी तो निर्दोष है। खामोश, गद्दार इंसान, मक्कार, आस्तीन के सांप। तुम दोनों के बारे में सब जानता हूँ मैं। मुंशी, तूने मुझे धोखा देकर इसे मेरी पत्नी बनाया। आखिर तूने ये सब कुछ क्यों किया? तुझे ऐसा लगा कि मैं इन सब चीजों से बेखबर रहूंगा और तुम दोनों भाई बहन मिलकर मुझे और मेरे बेटे को अंदर ही अंदर खोखला करते रहोगे। हमारी सारी दौलत जायदाद दीमक की तरह चाट जाओगे। अब देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। अगर मैंने तुम्हें रास्ते की धूल न चटवाई तो मेरा नाम भी रमेश चंद्र नहीं। काफी देर बहस करने के बाद अचानक से रमेश के सीने में दर्द उठता है और वो सीने पर हाथ रखकर कमरे से बाहर सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि मुंशी आकर पीछे से उसे धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। देखिए, इनके सारे टेस्ट हो चुके हैं और उनके मुताबिक ये कभी नहीं चल सकते और इनको पैरालाइज भी हो गया है। और मैं ये कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें समय पर देते रहना। तभी सविता रोने का नाटक करते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे पति के साथ ये सब क्या हो गया? मैं अकेले ये सब कैसे संभालूंगी? अरे बहन, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जीजा जी जरूर ठीक हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर छोड़कर आता हूँ। देखा ना कैसा पासा पलटा है मैंने। तू मुझे भिखारी बनाने चला था, मैंने तुझे अपाहिज बना दिया, अपाहिज। अब तुझे और तेरे बेटे को रोज इतना दर्द दूंगी कि तुम मौत मांगोगे, पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। और इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बनूंगी, मैं राज करूंगी, राज। तभी मुंशी वहाँ पर आकर सविता की बात सुनते हुए उसे सारी बात बताता है। वकील के मुताबिक रमेश ने अपनी जायदाद ऐसी बनवाई थी कि उसके बेटे या इसके मरने के बाद वो सारी जायदाद गरीबों में चली जाएगी। तभी सविता कहती है, तो इसका मतलब अब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला? अरे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत मुद्दत के बाद। क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जब उसका बेटा 25 साल का हो जाएगा तो वो कानूनी वारिस हो जाएगा और उस समय हम सब कुछ उसके हाथों से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। और बड़े होने के बाद इसके बेटे ने जायदाद हमारे नाम करने से मना कर दिया तो?
वो मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसे डरा डरा के ऐसा पालेंगे जैसे शेर के पिंजरे में बकरी का मेमना पलता हो। वो वही करेगा जो हम कहेंगे। इस तरह चमेली एक गरीब औरत थी। वो अस्पताल में मरीजों की देखभाल करके अपना समय गुजारा करती। चमेली अपने सगे बच्चे की तरह उस बच्चे का पालन पोषण करती है। वहीं सविता अपने सगे बेटे नितिन को ज्यादा प्यार करती और किशन को पालने के लिए उसने नौकरानी रखी थी। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ बच्चे जवान हो जाते हैं। आई आई मत मारो हमें। अरे लगती है यार, काहे मार रहे हो? अरे कौन हो तुम लोग? काहे मारे? अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। अरे माई, अब माई कहाँ हो? माई बचाओ माई। अरे ये लोग हमको मार रहे हैं माई, माई। अरे उठ जा नालायक, कब तक सोता रहेगा? पता नहीं रोज रोज कौन सा सपना देखता रहता है। अरे माई, अरे पता है बहुत बुरा सपना देखे हैं। अरे सपने में कई लोग हमको कूट रहे थे। हम दर्द से तड़प रहे और उनसे भीख मांग रहे थे कि हमको छोड़ दो, छोड़ दो। और ससुर का नाती हमको छोड़ नहीं रहे थे, उल्टा हमको पीटे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे। अरे ढोल थोड़ी है जो पीट रहे थे। इसलिए हम तुम्हारा नाम पुकारे थे माई, ताकि तुम आकर हमको बचा लो। अब देखो ना, तुम हमको उठाने आ गई। कितना प्यार करती हो तुम हमसे। अरे माई, हंस काहे रही हो? अरे तुम्हारा बिटवा पिट गया, तुम हंस रही हो। हाँ, अरे तू और तेरे अजीबो गरीब सपने। अरे माई एक बात बोले, तुम भी दुनिया की ना सबसे प्यारी माँ हो। अरे चल चल, अपनी माई को मस्का मत लगा। बड़ा आया माई माई करने वाला। अरे तू तो इतना बड़ा हो गया है, कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? ये सारी जिंदगी मैं ही कमा के खिलाऊं तुझे। आज तू हमरे साथ काम पर चल। अरे माई, अरे हम नहीं जाने वाले हैं कोनो अस्पताल। अरे हमको ये अस्पताल फस्पताल पसंद नहीं है और इस सेवा फेवा हमसे ना होगा। हम तो बस बैठ के मेवा खाएंगे और आप ला के देना हमको, ठीक है? अरे बदमाश, रुक रुक, अभी तुझे बताती हूँ। कन्हैया बहुत शरारती था, क्योंकि बहुत ज्यादा लाड प्यार से बड़ा हुआ था। कन्हैया लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे चुरा लेता। वहीं किशन एक सीधा साधा भोला सा लड़का था। ऐसे एक दिन रास्ते में चलते हुए एक सुंदर सी लड़की टकरा जाती है और वो बहुत ही चालाकी से कन्हैया उस लड़की की घड़ी चुरा लेता है। दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? ओ मैडम, तुम्हारी जानकारी के लिए बता ही देते हैं, हम अंधे नहीं हैं, अंधी तुम हो। अरे जरा देखो तो सही खुद को। काला चश्मा पहनी हो। अब काला चश्मा तो अंधा ही लोग पहनता है ना। मुझसे जुबान लड़ाएगा? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं इस शहर की सबसे बड़ी और अमीर आदमी की बेटी रवीना हूँ। अभी रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ओ मैडम, ये सब ना किसी और के साथ करिएगा, हमारे साथ करोगी ना तो तुम्हारा हाथ उखाड़ के तुम्हारे घर भिजवा देंगे। और पैसा तो बहुत लगता है तुम्हारे पास है, तो नया लगवा ही लेना। का तोड़ दे का? तुम जैसे छपरी से तो मुंह लगाना ही बेकार है। गो टू हेल। अरे तुम जाओ हेल में और तुम्हारा पूरा खानदान हेल में जाए। हमसे बकवास मत करना, समझी? रवीना अपने घर पहुंचती है और अपने हाथ की ओर देखते हुए कहती है, ओह माय गॉड, मेरी घड़ी कहाँ गई? ये जरूर उस छपरी का ही काम है। उसी ने मेरी घड़ी चोरी की है। छोड़ूंगी नहीं उसे तो मैं। अगली बार ऐसा मजा चखाऊंगी ना, हमेशा याद रखेगा वो। रवीना को समझ में आ जाता है कि काम उसी लड़के का है। दूसरी तरफ किशन की सौतेली माँ और उसका सौतेला भाई सब मिलकर उस पर बहुत जुल्म करते हैं। चल मेरे शू पॉलिश कर। भैया, वो मुझे बाबूजी के पास दवाई देने जाना है। मेरे शू पॉलिश करता है कि हंटर से तेरी खाल खींच दूं मैं? नहीं 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 भैया, मैं अभी करता हूँ। मैं आपके जूतों को पॉलिश करता हूँ। किशन डर जाता है और नितिन के जूतों पर पॉलिश करने लगता है। पॉलिश करवाने के बाद नितिन किशन को लात मारकर धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। भगवान जी, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता? हाँ, मेरी माँ, मेरा भाई, वो तो मुझे अपना मानते ही नहीं। क्या कहीं मुझे रास्ते से उठाकर लाए हैं? जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, मैं भी तो उनके घर का हिस्सा हूँ ना, तो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते वो लोग? मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? अरे ओ रावण की औलाद, यहाँ बैठ के क्या टाइम पास कर रहा है? घर का काम कौन तेरा वो अपाइज बाप आके करेगा? चले घर का सारा काम कर फटाफट। सविता शुरू से ही किशन से घर का सारा काम करवाया करती। किशन चुपचाप अपनी माँ की सारी बात मानकर घर का सारा काम कर देता। ऐसे ही शाम के समय किशन फर्श पर सर्फ डालकर पानी से धोता है। तभी वहाँ पर नितिन आ जाता है और फिसल जाता है।
ये देखकर किशन जोर जोर से हंसने लगता है। आई माँ, लग गई। अरे ओ गवार, मुझे पता है ये सब तूने जानबूझकर करा है। हाय हाय, कैसे गिर गया मेरा बच्चा। अरे ओ कल मुँहे, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल उठा इसे। माँ, ये क्या मुझे उठाएगा? इसने मुझे जानबूझकर यहाँ गिराया है। इसी के वजह से मुझे इतनी चोट लग गई है। अपने बेटे की बात सुनकर सविता को बहुत गुस्सा आता है और वो डंडा लेकर किशन को बहुत मारती है। किशन के हाथ पैर पर चोट के लाल लाल निशान हो जाते हैं। अगली सुबह रवीना अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है। अचानक से गुंडा आकर उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे छेड़ता है। बचाओ मुझे, ये गुंडे मुझे छेड़ रहा है। हेल्प मी, छोड़ो मुझे, गंदे इंसान कहीं के। कन्हैया वहीं से गुजर रहा होता है। रवीना की आवाज सुनकर वो उसे बचाने के लिए उसके पास आता है और उन गुंडों को मारता है और गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई इस गुंडे से। अरे बस बस, कितना रोएंगी? ज्यादा इमोशनल मत होइए, ठीक है? शांत हो जाइए। और हाँ, अब किसी भी चीज की दिक्कत हो या कोई परेशान करे तो हमको याद करना। उस ससुर को छट्टी का दूध याद दिला देंगे हम, समझे? ठीक है मिस्टर। कन्हैया नाम है हमार, मिस्टर कन्हैया। ठीक है मिस्टर कन्हैया जी। दोनों आपस में हंसते हुए बातें करते हैं और एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दिन भर एक दूसरे से फोन पर बातें करते और मिलने जुलने लगते हैं। समय के साथ दोनों को प्यार हो जाता है। वहीं किशन को राधा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो सबसे छुपकर उससे मिला करता। एक दिन किशन को घर में आते हुए देर हो गई और वो देर से घर आता है। कहाँ था तू? ये कौन सा समय है घर आने का? बोल, कहाँ गया था? ये डंडा दिख रहा है, इससे तेरी खाल का भूसा कर दूंगा। हम यहाँ तुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हैं, तू मजे से घूम रहा है। बता कहाँ था? वो मामा जी, मैं राधा से मिलने गया था। मामा जी, मुझे तो इस पे पहले से ही शक था, ये उसी राधा से मिलने गया होगा। कौन राधा? अरे मामा जी, वो हरिराम की बेटी राधा है। अरे ओ, क्यों गया था उससे मिलने? वो मामा जी, वो मैं बताता हूँ मामा जी, इसका और राधा का आपस में कुछ चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, तू उससे प्यार करता है? जी मामा जी। ठीक है, तू अंदर जा, हम लड़की के बाप से बात करेंगे। किशन मुस्कुराकर अंदर चला जाता है और सविता गुस्से में कहती है, ये सब क्या है भाई साहब? वो किशन उस लड़की को हमारे घर में बहू बनाकर लाएगा। अरे मेरी बहन, अगर इस घर में कोई पढ़ी लिखी लड़की आ गई तो वो हमारे मकसद को पूरा नहीं होने देगी। अगर वो राधा गवार इस घर में आ गई तो हमें उससे कोई खतरा नहीं है। अरे भाई साहब, क्या बात है। उससे ग्रेट हो मामा जी। ऐसे ही किशन और राधा की शादी हो जाती है। सविता अब दोनों पर अत्याचार करने लगती है। किशन 25 साल का हो जाता है और जायदाद किशन के नाम पे हो जाती है। मुंशी अब किशन का अंगूठा अपने नाम की गई प्रॉपर्टी पर लगवाता है, लेकिन किशन के पिता गर्दन हिलाकर उससे मना करते हैं। किशन उन कागज पर अंगूठा लगाने से मना कर देता है। गुस्से में मुंशी नितिन और सौतेली माँ उसे बहुत मारते हैं और जबरदस्ती उससे अंगूठा लगवाकर किसी बहाने से उसे नदी में ले जाकर धक्का दे देते हैं। दूसरी तरफ कन्हैया की माँ को अटैक आ जाता है और वो कन्हैया को सारी सच्चाई बता देती है। उसका देहांत हो जाता है। रवीना, अरे तुमने कहने पर हमने सब कुछ पता लगवाया है, तो हमको पता चला कि हमारे पिता को अपाहिज बना दिया है वो लोग, और हमारे भाई के साथ क्या किया है ये कोई नहीं जानता। लेकिन हम जाएंगे, लेकिन हम कन्हैया बन के नहीं, किशन बनकर जाएंगे और उस सबको सबक सिखाएंगे। तुम अपना ध्यान रखना। एक बार हमको अपने भाई के बारे में पता चल जाए, फिर हम तुमको भी अपने पास बुला लेंगे। आप आ गए। आप कहाँ चले गए थे? इतने दिनों में अब आए हो? हाँ, वो मैं किसी काम से बाहर चला गया था। इसे तो हमने नदी में फेंक दिया था, अभी यहाँ वापस कैसे आ गया? और मामा जी क्या सोच रहे हो? और चलो आपको एक राज की बात बता ही देता हूँ। किशन मुंशी को एक बंद कमरे में ले जाकर उसे डंडे से बहुत मारता है। शाम के वक्त जब नितिन वापस आता है तो उसकी भी खूब पिटाई होती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिरकार उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। किशन अब तीनों से बहुत काम करवाता, कोई झाड़ू करता, कोई पोछा करता, तो कोई खाना बनाता। सबकी हालत बदतर हो जाती है। हे भगवान, काम करते करते कमर ही टूट गई मेरी तो। माँ, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। इस किशन के बच्चे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उल्टा हम पर ही हावी हो गया। अरे मुझे तो लगता है इस पर कोई जिन या भूत का साया आ गया है। पिताजी, इन लोगों ने क्या हालत कर दी आपकी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आ चुका हूँ।
मैं इनमें से किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन लोगों ने जो आपके साथ किया है उसका हिसाब तो इन लोगों को चुकाना होगा। इन लोगों ने मेरे भाई की जान ली और आपकी ऐसी हालत कर दी। मैं इनमें से किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ पिताजी। सबको उनके किए की सजा मैं दूंगा। उन सब ने जो मेरे भाई के साथ किया, जो आपके साथ किया, उसकी सजा तो इन्हें मिलेगी और ये सजा मैं दूंगा। वहीं राधा भी कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन किशन उसे सारी बातें बता देता है। वो अपने पति को याद करके रोने लगती है। कुछ दिनों बाद असली किशन रवीना से टकरा जाता है। उसकी हालत देखकर वो उसे अपने घर ले जाती है और उसे कन्हैया कहकर पुकारती है। मैं कन्हैया नहीं, मैं किशन हूँ। और आप कौन है? आप मुझे जानती हो क्या? हाँ, क्या आप मुझे मेरी राधा के पास ले जा सकती हो? मेरी राधा बहुत परेशान हो रही होगी। हाँ, आप मुझे ले चलो ना उसके पास। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। देखिए, आप मुझे सारी बात बताओ कि आपके साथ हुआ क्या है और आपकी ऐसी हालत किसने की है। मैं आपको आपकी राधा के पास जरूर लेकर जाऊंगी। वैसे तो रवीना समझ गई थी कि कन्हैया नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई है। किशन राधा को सारी बातें बताता है। रवीना पुलिस को सारी सच्चाई बताकर हवेली पहुंचती है। ये क्या? ये तो दो किशन है। कोई भूत तो नहीं या कोई सपना है? मुझे तो डर लग रहा है। माँ, ये सब क्या है आखिर? कन्हैया वहाँ भी है और कन्हैया यहाँ भी है। आखिर मैं तेरा भाई हूँ कन्हैया, तेरा जुड़वा भाई। क्या हम दोनों भाई हैं सच में? हाँ किशन जी, आप दोनों जुड़वा भाई हो। देवर जी ने मुझे सारा सच बता दिया है। इतना कहकर किशन सभी को सारा सच बताता है, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद कन्हैया किशन से उनके अत्याचार का बदला लेने के लिए कहता है। किशन गुस्से में अपनी सौतेली माँ और भाई और मुंशी को डंडे से मारने लगता है। तब मुंशी कहता है, हमें मत मारो बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये सब मेरी ही गलती है। मेरे ही लालच की वजह से मैं तेरे पिता से अपनी बहन की शादी करवाई थी ताकि तुम्हारी सारी दौलत हमारी हो जाए। हमें माफ कर दो बेटा। हाँ किशन बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कभी माँ का प्यार दे ही नहीं सकी। मुझे माफ कर दे बेटा। मुंशी अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। इंस्पेक्टर साहब आ जाइए, अब सच सबके सामने है। ले जाइए ऐसे गुनहगार लोगों को यहाँ से। पुलिस बाहर से अंदर आती है और सबको जानने के बाद तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और सभी हवेली में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।